नमस्कार दोस्तों, द स्टडी कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर राज पुरोहित। जैसा कि आपको पता है, कल हमने मगध का उत्थान देखा था और उसी के अंदर एक टॉपिक था भारत पर जो है विदेशी आक्रमण। यहाँ भारत में जो विदेशी आक्रमणों की बात हो रही है वो भारत में विदेशी आक्रमण ईसा पूर्व के हैं, है ना। कब के हैं? ईसा पूर्व पे भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हम उनकी बात करेंगे, हम उनकी चर्चा करेंगे, कौन कौन से आक्रमण भारत पे हुए थे। तो जो है अपन देखते हैं, आज का टॉपिक जो है वो है आपका भारत पर विदेशी आक्रमण। टॉपिक का नाम है आपका आज का जो है ईसा पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। यदि आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री की समझ रखते हो तो आपने कई सारे आक्रमण देखे होंगे भारत पे। जो है ईरानी आक्रमण होंगे, अरब आक्रमण होंगे, तुर्की इन्वेजन होंगे, और फिर जो है आपके अंग्रेज़ आएंगे मंगोल से, जो है ये आपके या फिर जो है आपके मुग़ल आएंगे। तो ये सारे के सारे भारत में क्या थे? विदेशी लोग थे जिन्होंने भारत में क्या किया, अलग अलग समय में अलग अलग कालक्रम में जो है भारत में क्या किया, आक्रमण। हम उन आक्रमणों की आज क्या करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या भारत में जो है अभी ये अंग्रेजी शासन था, हुकूमत थी, यही थी, या मुग़ल ही आए, या सल्तनत कालीन शासक ही थे, या उससे पहले अरब आक्रमणकारी भी थे, या उससे पहले भी कोई थे। तो वो सारी बातें करेंगे, कहाँ कहाँ क्या हुआ था। तो जो है देखते हैं, भारत पर जब हम विदेशी आक्रमण की बात करते हैं तो हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए, भारत पे दो प्रकार की विदेशी आक्रमण हुए या दो क्षेत्रों से हुए। एक हुए आपके जो है ईरानी आक्रमण। कौन से आक्रमण? ईरानी। इन्हीं को अपन कहते हैं पारसिक आक्रमण, इन्हीं को अपन कहते हैं फारसी आक्रमण। क्या कहते हैं? फारसी। और दूसरे भारत पे आक्रमण आपके होंगे वो होंगे यूनानी आक्रमण। क्या होंगे? यूनानी आक्रमण। अब भारत पे जो है फारसिक आक्रमण होंगे वो दो लोग करेंगे। कौन करेंगे? दो लोग। कौन कौन होंगे देखते जाना। एक होगा साइरस, ठीक है, और एक होगा डेरियस। यहाँ मैं डेरियस कह रहा हूँ, वो फर्स्ट है। इसी के हमें कई सारे नाम मिलते हैं। डारा मिलता है। क्या मिलता है? डारा। कई बार लिखा होगा दार यहू। ये सारों का आगे क्या होगा? फर्स्ट होगा, क्योंकि इसी नाम के इसमें 3-4 शासक होते हैं ईरान में इस काल में। तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है जितने भी लोग लाइव हैं वो लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फटाक से। और सबको भी गुड इवनिंग। ऋतिक कुमार शुभ संध्या, और एनकाउंटर बाबा गुड इवनिंग। आज़ाद सर मेरे को कुछ नहीं आता। मुदेशिया जय हिंद सर। आपको सब कुछ आएगा, टेंशन फ्री रहिए। अनुज कुमार, शुक्रिया अनुज कुमार जी, आप इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, इसके लिए यह आपका प्यार है, स्नेह है हमारे प्रति, और इसका आपका यही जज्बा देख के हम आपको पढ़ाते हैं। और शिवांग कुमार गुड इवनिंग। पूजा साहू गुड इवनिंग। सचिन तेंदुलकर आ गए हैं क्या बीच में? पवनेश दयाल गुड इवनिंग। आशीष, गजल कुमार, खवा खड़ी सर, खमा घनी सर, खमा घनी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा हूँ। खमा घनी मारवाड़ी है, एक्चुअली में मारवाड़ में संबोधन वर्ड होता है खमा घनी हुक्म है। तो आप इतना अच्छा कहा, अपनापन दिखाया इस वर्ड में, हमें अपनापन लगा, इसके लिए शुक्रिया। तो सबको जो है नमस्कार। और अपन ऋतिक कुमार भी गुड इवनिंग। और अधिक सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जो है क्या आ जाए, लाइव आ जाए। ठीक है, अपन चलते हैं आगे। शुक्रिया, गजब पढ़ाता हूँ, इसके लिए कंपटीशन ऑनलाइन या कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन जो भी है, शुक्रिया। चलो अब देखते हैं आगे। देखो कमेंट तुम लोग करते रहोगे, मैं उत्तर ऐसे देता रहूँगा तो पूरा सेशन बीत जाएगा। तो ये साइरस। तो हम आज पहला टॉपिक अपना उठाएंगे और देखेंगे, वो है आपका भारत पर ईरानी आक्रमण। किसकी बात करेंगे? ईरानी आक्रमण की। तो भारत पे जो ईरानी आक्रमण होता है पहला, वो कौन करेगा? साइरस। और ये साइरस जो करता है ये एक असफल आक्रमण होता है। क्या होता है? असफल आक्रमण।
इसने जो है अफगानिस्तान वाला बेल्ट जो था, हिंदुकुश पर्वत, उस क्षेत्र में आक्रमण किया था। कहाँ किया था? हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में जो है यहाँ की तरफ इसने क्या किया था, इस तरफ से क्या किया था भाई आपके आक्रमण। तो आपको ये पूछ ले कि सबसे पहला आक्रमण, और इसमें साइरस हो तो साइरस ही है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो फिर हमें तो बात सफल की होनी चाहिए, पता होना चाहिए सफल आक्रमण कौन सा था, है ना। तो अपन बात करते हैं इस डेरियस फर्स्ट की, डारा की या दारिवेहू की। ठीक है, ये प्रथम है, डारा भी प्रथम होगा, डेरियस फर्स्ट प्रथम होगा, दारिवेहू भी प्रथम होगा। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ मैंने प्रथम नहीं लिखा है तो आप थोड़ा समझ जाना इस चीज़ को कि प्रथम है। चलिए, ये मार्कर दिख रहा है ना रेड वाला भाई सबको? देखिए, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है इसलिए मैं लिखता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको इतना ही अच्छा दिख रहा होगा जितना मैं यहाँ उम्मीद करके बैठ सोचता हूँ आपके बारे में। ठीक है, चलिए डेरियस की बात करते हैं। इस डेरियस ने जो है भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, ये भारत पर जो है प्रथम सफल आक्रमण था। क्या था? प्रथम सफल आक्रमण। ठीक है, ये आक्रमण कब हुआ था आपसे पूछे तो जो है 516 BC। कब हुआ? 516 BC। 516 BC यानी 516 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, चलिए इस आक्रमण में इसने जो है भारतीय क्षेत्र को अपना 20वां प्रांत बनाया। क्या बनाया? 20वां प्रांत। क्षेत्र कौन सा था तो वो देख लीजिएगा। काबुल, कांधार, सिंध। कौन कौन से? यानी कि वर्तमान वाला पाकिस्तान और आधा अधूरा अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, ये समझ लो आप। काबुल, कांधार और सिंध, इन क्षेत्रों को इसने अपना क्या बनाया? 20वां प्रांत। इस 20वें प्रांत से जो है इसको इनकम होती थी, जो आय होती थी, क्या होती थी आय? वो होती थी 360 टैलेंट। क्या होती थी? 360 टैलेंट। टैलेंट क्या है? ईरानी मुद्रा है। क्या है? ईरानी मुद्रा। अपने यहाँ रुपया है, वैसे उस जमाने में वहाँ क्या चलती? आपके टैलेंट चलते थे। ठीक है, 360 कहते हैं 360। और ये जो है कुल आय जो थी किसकी? ईरान की, उसका 1/3 भाग था। आप समझ सकते हैं कि कुल आय का यानी 19 प्रांतों में जो आय थी वो सारी मिला के, उसके अलावा अकेले 20वें प्रांत में कितनी होती थी? 1/3। जितनी भी 19 प्रांतों में थी उस आय का हिस्सा 1/3 अकेले किससे आता था? 20 में से। समझ रहे हैं ना बात को आप? तो इस तरह से जो है इतना बड़ा जो है योगदान देता था उनकी इकोनॉमी में, या उनकी जो है आर्थिक स्थिति में इतना बड़ा जो है उछाल देखने को मिलता था। तो किसकी वजह से देखने को मिलता था? हमें ये मिलता था पे अपन को भारतीय क्षेत्र से, जो 20वां प्रांत था भारत। समझ रहे हैं बात को आप? हाँ, रोहित जहांगीर, मैं राजस्थान जीके पढ़ाता हूँ। इसी चैनल पे द स्टडी कैफे पे 7-8 वीडियो आपको राजस्थान जीके के मिल जाएंगे, जिसमें मैंने सारे किसान आंदोलन कवर किए हैं। आप वहाँ देख सकते हैं, और आगे भी अपन कोशिश करेंगे सारे पढ़ेंगे। ठीक है, महेंद्र महतो, आपको हिस्ट्री समझ में आ रही है, इसके लिए शुक्रिया। और हमें खुशी हुई कि हमारा पढ़ाए हुए या हमारे पढ़ाने से आपको जो है हिस्ट्री समझ में आ रही है। और कौन है? मंजेश राज। हम कोशिश कर सकते हैं जियोग्राफी की, अभी हम आपको पूरी तरह से जो है वादा नहीं करेंगे। और गुड इवनिंग बी रिलैक्स लाइफ। ठीक है, हिस्ट्री कवर हो रही है तो फिर MP GK वगैरह सारा कवर हो रहा है इसमें। कोई बच्चा पूछ रहा है। और हरदान गुजर गुड इवनिंग, वासुदेव बहेरिया गुड इवनिंग, शुभम श्रीधर, और आकाश चौहान, और पता नहीं एक और अजीब नाम लिखा हुआ, पता नहीं कौन सी लिपि है ये, कल आएगा, पता नहीं क्या लिखा है। नमस्ते, नमस्ते भी नवल कुमार, राम राम। ठीक है, ओके, सबको नमस्कार मेरी तरफ से। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया मामला ये क्या है? मैंने बताया कि भारत में प्रथम सफल आक्रमण जो है ईरानी शासक डेरियस फर्स्ट या दारा या दारिवेहू का था।
जो भारतीय क्षेत्र को उसने अपना 20वां प्रांत बनाया। कौन से क्षेत्र थे? काबुल, कांधार और सिंध थे। और इसमें जो है टोटल आय जो प्राप्त होती थी इनको, वो उनकी मुद्रा में 360 टैलेंट होती थी वार्षिक। कैसी है ये वार्षिक है, ध्यान रखना, यानी साल की। और कुल आय का जो है, ईरान की कुल आय जो होती थी इन 20 प्रांतों में, उसमें से 1/3 भाग अकेले किससे आता था? अपने वाले भारतीय प्रांत से। ठीक है, तो ये तो हमें ये पता चलता है इसके बारे में। और क्या पता चलता है हमें पता चलता है कि इस आदमी ने जो है भारत में 3 जगह क्या लगाए? आपके अभिलेख, या भारतीय क्षेत्र ईरान के जो है प्रभाव में था या ईरान के अधिकार क्षेत्र में था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एक अभिलेख मिलेगा आपको जो है बेहिस्तून अभिलेख। क्या मिलेगा? यानी कि इन भारतीय क्षेत्रों में इस दारियू या डारा या डेरियस फर्स्ट के क्या मिले हमें? अभिलेख। तो बेहिस्तून अभिलेख में हमें इसकी जानकारी मिलती है। और कौन सा है? और आपका है पर्सिपोलिस अभिलेख। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अभिलेख इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन अभिलेखों का प्रभाव हमें आगे जाके देखने को मिलेगा मौर्य काल में। इन्हीं से प्रभावित होके या इसी डेरे से प्रभावित होके अशोक महान ने भारत में अभिलेख लगवाने की परंपरा शुरू की। तो भारतीयों ने अभिलेख लगाने की परंपरा जो शुरू की वो कहाँ से सीखी थी? ईरानियों से सीखी थी। ठीक है ना। और इनमें क्या होता था? राज्य की जानकारियाँ होती थी शासक की, उस शासक की विजय, उस समय की तत्कालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना। तो राजा इस तरह से अभिलेखों को पत्थरों पर लिखा के जहाँ तहाँ गाड़ देते थे। तो बेहिस्तून अभिलेख, पर्सिपोलिस अभिलेख, क्या है? पर्सिपोलिस अभिलेख। ये पर्सिपोलिस है, ध्यान रखना, अभिलेख। ठीक है। और है नक्शे रुस्तम। क्या है? नक्शे रुस्तम। इसको आप ये समझ के याद कर लेना कि तेरे रस के कमर, है ना वो वाला गाना, वैसे समझ। नक्शे रुस्तम थोड़ा उस टाइप का ही नाम है। ठीक है, रस के कमर ऐसे, नक्शे रुस्तम। तो ये याद रखना, नक्शे रुस्तम, पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेख, ये तीनों अभिलेख किसके हैं? डेरियस फर्स्ट के हैं, दारियू के हैं। और इसने 516 ईसा पूर्व जो है भारत को क्या कर लिया था? अपने अधिकार क्षेत्र में, और भारतीय क्षेत्रों को जो है अपना क्या बना लिया? 20वां प्रांत। क्लियर है। तो ये तो था आपका कौन सा? ये था आपका जो है भारत में ईरानी, पारसिक या फारसी अभिलेख। ठीक है, तो इसके बारे में इतना। अब हम बात करेंगे भारत में यूनानी आक्रमण की। किसकी बात करेंगे? यूनानी आक्रमण की। लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं रखनी है। देवेंद्र सिंह जी गुड इवनिंग। तो ये पवनेश दयाल सारा बताएंगे अभिलेख क्या होते हैं, शिलालेख क्या होते हैं, स्तंभलेख क्या होते हैं, सारा दिखाएंगे। बस इनमें कुछ बनावटी और बेसिकली कुछ अंतर होते हैं, वो सारा बात करेंगे अपन। ठीक है। हरिओम सिंह जी, राजपुरोहित गुड इवनिंग। नहीं 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 नहीं, आशीष गजल कुमार पूछ रहे हैं कि क्या ये मगध के पतन से काल से शुरू हुई? नहीं, इसमें मगध था ही नहीं। मगध मतलब अपने उत्थान पे था, बन रहा था मगध धीरे धीरे। मगध इतना शक्तिशाली उस समय नहीं था। मगध का पतन कह रहे हो आप, कहेंगे वो कहेंगे यूनानी आक्रमण के समय, जब सिकंदर का आक्रमण होगा तब घनानंद शासक होगा, तब वो मतलब मगध का पतन का काल होता है। ठीक है, क्योंकि मगध का जो है उसमें क्या होगा? घनानंद का पतन होगा और एक महान शासक बनेंगे, मौर्य वंश की शुरुआत होगी। ठीक है, और वो यही परिस्थितियाँ होगी। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठा के जो है आगे जाके आपका मौर्य शासन स्थापित होगा। ठीक है ना। यहीं से ये विवाद शुरू होगा जब यहाँ यूनानी आक्रमण करेंगे पश्चिमी सीमा पे। तो चाणक्य ने जो है घनानंद से जो है कहा था कि भाई आप इन आक्रमणों को रोकिए, लेकिन घनानंद नहीं रोक पाया या उसने ध्यान नहीं दिया था। इसी चीज़ से असंतोष उभरता है, फिर आक्रमण होता है। शुक्रिया नगेंद्र महतो, शुक्रिया। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। बस इसको ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से डेरियस फर्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में।
यदि हम यूनानी आक्रमण में, यूनान यहाँ लिख रहा हूँ बीच में ताकि बोर्ड में अपन को आसानी रहे पढ़ने में। हाँ, एक चीज़ मेरी और गुजारिश है आप लोगों से, आप जैसा कि जानते हैं अपना हर लेक्चर इतना ही बेहतरीन और कंटेंट वाइज तो अदर्स यूट्यूबर से तो मेरे हिसाब से मैं मेरी बेहतर कोशिश 100% देने की करता हूं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं है भी। ठीक है, तो आप लोगों का उतना प्यार और स्नेह नहीं मिला है पिछले 2-3 वीडियो को जो मैंने देखा, जैसे महाजन पद काल है, ठीक है, छोटा टॉपिक है, 40-44 मिनट का है, अभी वो प्यार नहीं मिला है। कल वाला जो लेक्चर था, कल इवन, हाँ कल वाला कौन सा था, कल वाला मगध का उत्थान, उसे भी उतनी वो प्यार और मोहब्बत और आपका स्नेह नहीं मिला जितनी मुझे उम्मीद है आप लोगों से। जब आप लोग कह रहे हैं कि मैं इतनी अच्छी हिस्ट्री पढ़ाता हूँ आपको और आप एक तरफ से दूसरी तरफ से व्यू बहुत कम मिलते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है और ये भी होता है कि क्या मतलब यार, इतना सारा अच्छा कंटेंट जो है बेवजह ज़ाया किया जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आपका स्नेह मिलेगा तभी तो हम आपकी तरफ प्रेरित होंगे आपको और अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है, आप पिछली वीडियो जो है उनको भी उतना ही प्रेम और स्नेह दीजिए, और जो अभी लाइव सेशन होता है उनको भी दीजिए, ठीक है। और अभी जितने भी नए लोग लाइव हैं, 2, 4, 5, 7 जो भी नए और जुड़े हैं, वो प्लीज़ करके जो है क्या करें, लाइक करेंगे। सबसे पहले जब आप भी चैनल से जुड़ते हैं तो लाइक पहले, ठीक है, फिर आप चैनल को आगे देखना शुरू करो, ताकि उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हाँ बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है और हम और फ्लो के साथ आपको पढ़ा पाएंगे, जान डाल पाते हैं हम इस चीज़ से, ठीक है, कि वीडियो में थोड़ी सी और जान डाली जाए लेक्चर में, ताकि बच्चे और अट्रैक्ट हो। तो ये तुम समझा करो चीज़ को, तुम्हारे लिए सब कुछ किया जा रहा है यहाँ पे जो भी है, ठीक है, क्योंकि आप मेरे सामने तो नहीं, मैं फेस टू फेस तो आपको नहीं देख सकता, नहीं पढ़ा सकता, मुझे पता है। तो मुझे मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए या हिम्मत बनाने के लिए क्या करना होता है, मुझे आपका लाइक्स देख के, आपको लाइव देख के ही ये सब होता है। तो अब यूनानी आक्रमण, तो यूनानी आक्रमण की बात करेंगे अपन। तो यूनानी आक्रमण जो है, सबसे पहला यूनानी आक्रमणकारी भारत में था, वो था सिकंदर। कौन था? सिकंदर। भारत में जो है सिकंदर का सबसे पहले आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? सिकंदर का। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्या है। हम इसको जो है, इसके कई सारे नाम मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमें? नाम। हम इसको जो है सिकंदर महान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिकंदर महान। हम बात करेंगे कि इसको महान क्यों कहते हैं, हम बात करेंगे, ठीक है। सिकंदर महान भी कहते हैं। नए लोग जो भी आए प्लीज़ लाइक कर दीजिए। दूसरा हम जो है इसको कहते हैं आपके जो है अलेक्जेंडर थर्ड। अलेक्जेंडर तृतीय, ठीक है। क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर तृतीय। और क्या कहते हैं अपन इसको? और एक आधा कोई नाम मुझे याद है तो बता दूंगा, सुनते जाओ। अब जो है आपको पूछे कि इसके पिता का नाम क्या था। पिता, तो इनके पिता का नाम फिलिप था। क्या था? फिलिप। और इनकी माता पूछे आपसे तो माता का नाम ओलंपिया था। क्या था? ओलंपिया। आप ओलंपिक से भी याद रख सकते हो, ओलंपिया, ठीक है। चलिए, और क्या है? ये जो है शासक कहाँ का था? शासक तो कई जगह अलग अलग नाम हैं। मकदूनिया। क्या है? मकदूनिया, या आपको कहे मैसेडोनिया। ये ग्रीक शासक था। कैसा शासक था? ग्रीक या यूनानी, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ का ये शासक था, ठीक है। इसका जन्म होता है, वो होता है आपके जो है 356 BC में जो है इसका क्या हो जाएगा? जन्म। कब होगा जन्म? 356 BC में, ठीक है। बिल्कुल मकदूनिया सही है, बट ये रुखसाना क्या है? रुखसाना नहीं है, ओलंपिया नाम है, ठीक है। तो प्लीज़ नए लोग आए हैं तो वो लाइक कर दीजिएगा। अब सुनिए,
तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सिकंदर महान अलेक्जेंडर और पिता का नाम फिलिप है, माता का नाम ओलंपिया है, शासक मकदोनिया का था या मैसेडोनिया का था, जन्म 356 बीसी में हुआ। ठीक है, 20 वर्ष की अवस्था में क्या बन जाएगा? शासक। राज तिलक इसका आपको पूछे, क्या पूछे? राज तिलक। मैं अपनी हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ राज तिलक, तो आप ध्यान रखना चीज़ का। वो होता है इसका 336 बीसी में। कब होता है? 336। तब इसकी उम्र कितनी थी? 20 वर्ष की आयु। कितनी आयु है? 20 वर्ष की। आप देख सकते हैं, मैच कर लीजिए, 56 से 20, 36 आ गए कि नहीं आ गए? लेस करते हैं तो चलिए। और क्या है? भारत पे जो आक्रमण करेगा, ये किस पे आक्रमण करेगा? भारत पे। भारत पर इसका आक्रमण होता है, वो होता है 326 बीसी में। कब होता है? 326। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा ही भारत आया है, ठीक है ना। ये उस समय का सीरिया, ठीक है, उस समय का जो है आपका ईरान, ठीक है, अफगानिस्तान वाला बेल्ट जीतता हुआ ये पश्चिम उत्तर भारत में आता, जो अफगानिस्तान से अपना हिस्सा था, ठीक है, पाकिस्तान अपना हिस्सा था, तो इन क्षेत्रों को जीतता आता। तो इसने क्या किया था? एक युद्ध होता है, बहुत प्रसिद्ध युद्ध होता है, किसके मध्य? तो युद्ध का नाम था आपका, एक मिनट में आपको युद्ध का नाम बता देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। युद्ध होता है, वो होता है अराबेला का युद्ध या गोगेमेला का युद्ध। कौन सा युद्ध है? अराबेला या गोगेमेला। ये कब हुआ आपको पता है? कब बनता शासक? 336, 4 साल, 5 साल लेस कर दो इसमें, 331 बीसी में। ठीक है, पक्षकार कौन होते हैं? तो सुनते जाना। एक साइड होगा सिकंदर वर्सेज, मैच होता है नहीं होता, जब लिखते हैं वर्सेज भारत वर्सेज इंग्लैंड, टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, वैसे ही भारत। तो ये जो है सिकंदर वर्सेज आपका जो है डेरियस थर्ड। मैंने क्या कहा था कि ईरान के शासक होंगे, वो 2-3 पीढ़ी तक एक जैसे शासक चलते हैं, उनके नाम के पीछे थर्ड लगता है, फर्स्ट लगता है, सेकंड लगता है। तो यहाँ कौन था? डेरियस थर्ड। इसी को आप जो है दारा थर्ड भी कहते हैं, इसी को आप दारे बहु थर्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। चलिए, युद्ध होता है, इसमें जो है इसकी क्या हो जाती है? पराजय। क्या हो जाती है? पराजय। इसका साम्राज्य जो है डेरियस का, वो 40 गुना बड़ा था। किससे? गुना बड़ा किससे? सिकंदर से। आप समझ सकते हैं चीज को। डेरियस थर्ड का साम्राज्य जो है वो 40 गुना बड़ा है। किससे? सिकंदर से। तो जो है सिकंदर जब इतने बड़े साम्राज्य को पराजित कर देता है, हालांकि इसकी हारने की संभावना नहीं थी, साम्राज्य अपन देखें उस हिसाब से तो, लेकिन जब इसको हरा देता है तब यहीं से इसको जो है कौन सी उपाधि मिलती है? महान। अपन कहते हैं ना सिकंदर महान, वो यहीं से उपाधि मिलती है। जब इसने डेरियस को पराजित कर दिया तब जो है हम क्या कहते हैं? इसको सिकंदर महान कहते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे धीरे, और 27 तक ये जो है भारत के पश्चिमोत्तर भारत में पहुंच जाएंगे। 26 पे जो युद्ध होगा अपने 326 बीसी पूर्व, उस युद्ध को बहुत ही प्रसिद्ध होता है, झेलम नदी के किनारे होता है। तो उसको हम थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आप वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से भी याद रखना। मे भी आपकी किस्मत अच्छी नहीं हो तो पूछ ले, हालांकि कभी नहीं पूछेगा एसएससी रेलवे में, ये अभी क्लियर कर देता हूँ, एसएससी रेलवे में कभी नहीं पूछेगा ये वाला युद्ध। हाँ, अभी बताऊँगा आगे वाला ये जरूर पूछेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखना, आपके नॉलेज के लिए याद रखना। जो नए लोग आए हैं प्लीज़ जो है वो क्या करें, इसको लाइक कर दीजिएगा। हाँ, अभी मैं बताता हूँ ऋतिक कुमार वितस्ता का युद्ध बता रहा हूँ, वही कर रहा हूँ मैं। तो ये मैं मिटा दूँ, चलेगा? ठीक है,
ये अपना भारत का नक्शा है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मैप। क्या आया होगा? मैप आपको पसंद आया होगा। क्या आया आपको पसंद? मैप पसंद आया कि नहीं आया बताइए। अच्छा बना है ना? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है, इसको हम कहते हैं सिंधु नदी। क्या कहते हैं? सिंधु। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं झेलम। क्या कहते हैं? झेलम। यहाँ से निकलती है उसको कहते हैं चनाब। फिर जो है आपकी रावी और जो है आपकी व्यास, ऐसे करके सारी, फिर सतलज, ऐसी नदियाँ निकलती है। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है हमारा? हमारा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। ठीक है। ओह शुक्रिया मालम सिंह जी, शुक्रिया। मोनू यादव शुक्रिया। हाँ बता देंगे आपको। मकदूनिया या जो है वो किस नाम से जाने जाते हैं, थोड़ी देर रुको बताते हैं। यूनान वाला जो ये हंगरी के आसपास वाला बेल्ट है उसी को वैसे कहते हैं, फिर भी अपन कंफर्म कर लेंगे। ठीक है। बहुत ही अच्छा मैप बनाए हैं सर, बिल्कुल शुक्रिया। अब सुनिए, अब क्या होगा। हमने बात की सिंधु नदी के क्षेत्र वाली। जब ये 327 में सिकंदर यहाँ से आगे बढ़ेगा और 326 में ये पहुँच जाएगा कहाँ पे? भारत के इन सीमाई क्षेत्रों में। जब ये 27 पे पहुँचता है तो ये वाला बेल्ट है ना, ये वाला आप देख रहे हैं ना। मैं बात कर रहा हूँ आपकी सिंधु और झेलम के मध्य वाले क्षेत्र की। कौन से की? सिंधु और झेलम के बीच वाले की। ठीक है। यहाँ जो शासक होगा उसका नाम होगा आम्भी। क्या नाम होगा? आम्भी। कई जगह लिखा हुआ बुक्स में आम्भी। आम्बे से याद रख लेना, आम से, है ना, आम्भी होता है। इसका एक मित्र होता है, उसका नाम होता है शशि गुप्त। क्या नाम है? शशि गुप्त। ये क्या है? इसका आम्भी का मित्र है। और ये आम्भी राज्य है। ये देख रहे हैं आप, ये झेलम के नीचे वाली नदी कौन सी है? चेनाब है। कौन सी है? चेनाब। ठीक है। इस नदी पे जो राजा होगा उस राजा का नाम होगा क्या? पोरस। कौन सा होगा? पोरस। ये आम्भी जो है ये इस पोरस से इसकी क्या थी? दुश्मनी। क्या थी? दुश्मनी। जब सिकंदर जो है 327 में आम्भी के किनारे पहुंचा राज्य के, तो आम्भी ने क्या कर दिया? सिकंदर के सामने समर्पण। क्या कर दिया? समर्पण। क्या कर दिया भैया? समर्पण। हाँ, आम्भी तक्षशिला का शासक। सही कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुनते जाइए। ठीक है। तो ये क्या कर देगा? समर्पण। और इसने कहा कि आप तो क्या कर दीजिए, पोरस को हरा दीजिए। अब ये आगे बढ़ेगा यहाँ से और इन्वेड कर देगा, या इन्वेड कर देगा किस पे? आपके पोरस पे। तो जब पोरस पे आक्रमण होता है तो इसमें पोरस वर्सेज कौन होंगे? सिकंदर। कौन होंगे? सिकंदर। कब की घटना है? 326 बीसी की। ठीक है। युद्ध का नाम क्या है वो सुन लो, वो इंपॉर्टेंट है। इसको आप कहते हैं वितस्ता का युद्ध, या आप कहते हैं हाइडो स्पीज। हाइडो स्पीज युद्ध। कौन सा युद्ध है? हाइडो स्पीज युद्ध। कब हुआ? 326 बीसी में। किसके मध्य? पोरस और सिकंदर। और विजय किसकी है? विजय किसकी है? सिकंदर की। विजय किसकी है? सिकंदर की। ठीक है। अब क्या होगा? अब सुनिए, जब सिकंदर की विजय होती है तो पोरस को कैद करके लाया जाता है। वो लाया जाता है किसके पास? सिकंदर के। अब सिकंदर ने पूछा, वो है ना एक पुरानी कहावत चलती है कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तुझे मार दिया जाए या तुझे छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ऐसे ही कैसे पूछा इससे कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? भाई समर्पण कर ले, हथियार डाल दे, हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, है ना। तो उसने कहा नहीं,
हम अधीनता तो स्वीकार नहीं करेंगे, आप हमारे साथ वही व्यवहार कीजिए जो एक राजा एक दूसरे या दुश्मन राजा के साथ करता है। इसकी इस वीरता से सिकंदर बड़ा प्रसन्न हुआ। क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। तो सिकंदर जब प्रसन्न हुआ तो सिकंदर ने पोरस को अपना राज्य पुनः लौटा दिया। तो ये बड़ी ऐतिहासिक घटना है, ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा क्षेत्र मिलेगा वो पोरस को मिलेगा। जब सिकंदर वापस जाएगा तब सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो मिलेगा वो पोरस को। कहाँ तक? ये जो आपकी व्यास नदी वाला क्षेत्र है यहाँ तक वाला क्षेत्र दे देंगे, ठीक है। तो ये पोरस को जो है वापस क्या दिया? पुनः राज्य लौटा दिया। ठीक है, किसने? सिकंदर। अब सिकंदर झेलम को पार करके चेनाब को पार कर चुका है, यानी कि झेलम और चेनाब के मध्य क्षेत्र जो पोरस था उसे भी जो है अपने कहीं न कहीं अधीन में कर चुका है। हालांकि वापस राज्य लौटा, अलग बात है, जीत तो चुका है। अब क्या होगा? ये सारे क्षेत्र जो भी है यहाँ सारे बहुत सारे क्या थे? गणराज्य थे। क्या थे? गणराज्य। हम इन गणराज्यों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गणराज्यों। इन गणराज्यों में भी सिकंदर ने जो है क्या किया था? आक्रमण। क्या किया था? आक्रमण। इसका तीसरा नाम सुन लीजिएगा, कुछ नहीं यही नाम है, इसके पीछे इंग्लिश उच्चारण है, इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो बताया हुआ है। वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सेम चीज़ है ना। तो ये तीसरा नाम था जो मैं भूल रहा था, वो मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात कर लेते हैं इसके जो है गणराज्य। क्या है? सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में जो आपका सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं उन नदी क्षेत्र में कौन कौन से गणराज्य थे, हम उन गणराज्यों की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? उन गणराज्यों की बात करेंगे। तो उन गणराज्यों में जो है इसने क्या किया था? आक्रमण किया था, उसकी बात कर लेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं और अपना ब्लू मार्क कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए गणराज्य क्या लिखा है मैंने, आप अच्छे से भली भांति समझते होंगे गणराज्य क्या होता है ना। जैसे अपन कहते हैं कि भारत एक गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो आप मुझे बता दीजिएगा गणराज्य क्या है, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नए लोग जितने भी जोड़े लाइक कर दीजिएगा। सुनिए गणराज्य थे वो सुन लीजिए। एक था आपका शिवी, ठीक है, और क्या था? और मालव था। क्या था? मालव। ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये शिवी, ये मालव, और कौन सा है? और पाटल। कौन सा है? पाटल। और कौन सा है? अश्वक। और कौन सा है? अग्रसलोई। मैं हाइड्रोस्पीस भी मिटा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ भी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, यदि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अग्रसलोई, ठीक है, ये उस समय गणराज्य थे, ठीक है। और इन गणराज्यों में जो है सुनते जाइए। अब क्या होगा? सिकंदर ने आगे बढ़ के जो है रावी व्यास वाले क्षेत्रों में आक्रमण किया, मालव पे। किस पे किया? मालव पे। और मालव पे जो है आक्रमण करते समय ये शायद घायल होता है और ये विजय तो कर लेता है, लेकिन इस समय इसने वहाँ जो है जितने भी पुरुष थे, जितनी भी महिलाएं थी और जितने भी बच्चे थे, सबको क्या कर दिया? मरवा दिया। क्या कर दिया?
मरवा दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अश्वक पे जो है आक्रमण करेगा, ये किस पे करेगा? अश्वक पे। तब जो है इसने क्या किया था? अश्वक पे आक्रमण होता है तो जो है इसकी राजधानी थी मसंग। क्या थी? मसंग। कई बार पूछ ले तो पता रखना, क्योंकि ये इसी नाम से भी कई बार आ जाता है। यहाँ पे भी जो है पुरुषों ने युद्ध किया। किसने किया? पुरुषों ने। जब पुरुष लड़ते हुए पराजित हो गए या सारे मारे गए, तो फिर जो है हमें महिलाओं के संघर्ष की जानकारी मिलती है। किसके संघर्ष की? महिलाओं के संघर्ष की क्या मिलती है? जानकारी। तो महिलाओं द्वारा युद्ध कहाँ किया गया? पूछे आपसे तो सिकंदर के विरुद्ध, तो वो कहाँ किया गया था? अश्वक में। ठीक है। और जो है अग्रसलोई जो है, यहाँ पे जो है महिलाओं ने आग में कूदकर जान दी थी। तो हमें कहीं ना कहीं जो है जौहर प्रथा की जानकारी मिलती है। महिलाओं ने किस में कूद के जान दी? आग में कूद के जान। ठीक है। तो यानी कि एक प्रकार का क्या किया गया है? यहाँ पर भी जौहर किया गया। तो आप ये समझ सकते हैं। और सिकंदर का अंतिम अभियान जो भारत में था जिनके विरुद्ध, वो था पाटल के विरुद्ध। अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? अंतिम अभियान पाटल के विरुद्ध। अंतिम अभियान क्या है? अंतिम अभियान। अब सुनिए, सिकंदर ने जब आक्रमण किया भारत पे, तो आप जानते हैं कि जो है उस समय इस क्षेत्र से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो साम्राज्य था, वो कौन सा था? मगध। कौन सा था? मगध। अब आपने देखा कि सिकंदर के सैनिक करीब करीब जो है 331 BC या ईसा पूर्व जो है उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ा था, डेरियस के विरुद्ध, और वापस 326-27 में यहाँ लड़ रहे हैं। ठीक है। तो जो है उनको अपने घरों से निकले हुए करीब करीब 10 साल हो चुके थे। कितने? 10 साल। इतना लंबा सफर था। तो जो है उसने जो है क्या तय किया कि यहाँ इसके सैनिकों की हिम्मत जवाब दी जाती है, वो मना कर देते हैं, क्योंकि मगध अपने आप में क्या था? उस समय एक शक्तिशाली था। क्या था? शक्तिशाली। ये तो छोटे छोटे थे, लेकिन मगध तो बड़ा साम्राज्य था। उसके विरुद्ध लड़ना उनके लिए थोड़ा सा उसमें क्या लगा उनको? असंभव। तो सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए। और जो है उसमें मगध के शासक थे, उनका नाम था घनानंद, जिसका हमने कल ही जिक्र किया है। ठीक है। क्या नाम है? घनानंद। मैंने कल ही बताया कि इसको जो है यूनानी ग्रंथों में क्या कहा गया है? अग्रमीज कहा गया है। क्या कहा गया है? अग्रमीज। ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि यहां से सिकंदर वापस निकलेगा। क्या करेगा? वापस निकलेगा। वापस निकलेगा ना, तब जो है इसकी बेबीलोनिया में क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेबीलोनिया में मृत्यु। अब वो मृत्यु तक पहुंचने से पहले आपको है मैं बता देता हूं कि कौन कौन से क्षेत्रों पे जो है इसके कौन कौन से जो है दूतों को इसने क्षेत्र बांटे थे, उसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ से निकलती जो है आपकी कौन सी? सिंधु नदी सपोज कीजिए। तो सिंधु नदी निकलती है तो यहाँ की क्या आ जाएगी? कोस्ट लाइन आ जाएगी, है ना? यहाँ क्या आ जाएगी? कोस्ट लाइन। तो सिकंदर जब है वापसी करेगा, सिकंदर क्या करेगा? सिकंदर की वापसी तब जो है वो इस क्षेत्र में आएगा। तो यहाँ पहले वो क्या देखेगा? समुद्र देखेगा। क्या देखेगा? समुद्र। और वो इस क्षेत्र से होके ऐसे होके यहाँ इराक की तरफ गया। कहाँ गया? इराक के पास। और यहाँ एक जगह पड़ती है बेबीलोनिया।
कौन सी जगह है? बेबीलोनिया। यहाँ इसकी जो है 323 BC में क्या हो जाती है? मृत्यु। और ऐसा कहा जाता है जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो उसने अपने हाथ ऐसे खुले रखे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ये दुनिया को संदेश देना चाहता था कि जब आप दुनिया से जाते हैं तो आप कैसे जाते हैं? खाली हाथ। चाहे आप कितने ही बड़े राजा है या कितने ही बड़े जो है गरीब है या असहाय है या जो है निर्धन है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप साथ कुछ भी लेके नहीं जाते, ये पता चलता है। जब ये यहाँ से जाता है तो जो है इस वाला क्षेत्र जो था, ये वाला आपका जो है आम्बी या तक्षशिला वाला, वो तो दे दिया इसने आम्बिक को। किसको दे दिया? आम्बिक को। इधर काबुल कांधार वाला बेल्ट था, वो दिया इसने फिलिप को। किसको दिया? फिलिप को। ये सिंध वाला बेल्ट था, ये दिया पिथोन को। किसको दिया? पिथोन को। और ये जो सिंधु से नीचे वाला जितना भी क्षेत्र था, 5-6 नदियों वाला, 7 नदियों वाला, ये दे दिया किसको? ये दे दिया पोरस को। किसको दिया? पोरस को। तो पोरस के पास सबसे बड़ा क्षेत्र था। क्या था? पोरस के पास सबसे बड़ा क्षेत्र था। इस तरह से हम देखेंगे ये क्या हो जाएगी? सिकंदर की भारत से वापसी। क्लियर है? और ऐसा माना जाता है कि जो है संभवतः जो अब ये तक्षशिला में आक्रमण करता है, उसी समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसे मिले थे? आपके सिकंदर से। और जितना भी वहाँ स्थानीय जनता द्वारा विद्रोह किया गया था सिकंदर के विरुद्ध, उसमें कहीं ना कहीं भूमिका मानी जाती है। वो किसकी मानी जाती है? आपके चंद्रगुप्त मौर्य की मानी जाती है, ठीक है। वो हम जब आप मौर्य पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल इतना। अब आपका टॉपिक है वो सुन लीजिए प्लीज। अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। जगदीश सिंह जी गुड इवनिंग। टेकम सिंह बहुत अच्छा लेक्चर था आज का। था क्या अभी चल ही रहा है? देखिए ये जो समुद्र है ना, इसकी सीमा की रक्षा के लिए जो है इसने किसको किया? निर्याकर्ष को जो है अपना सेनापति बनाया, ठीक है। क्या बनाया? समुद्र सीमा का सेनापति। कहाँ का है? समुद्री सीमा का है, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये बच्चे ने किसी ने कमेंट भी किया है तो मैं भी उनको बता देता हूँ कि ये बिल्कुल आपने सही बताया है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो आपकी इधर की जो ये मार्ग था, इस मार्ग या भूमि वाला मार्ग था, स्थल मार्ग था, उसका जो है कौन था? सेल्यूकस। क्या था? सेल्यूकस। क्या था? सेनापति। देखिए ऐसा है, सिकंदर जब यहाँ आया तो उसे ये 2 व्यापारिक मार्गों का पता चला था, इसलिए उसने यहाँ सेनापति स्थापित किए थे या सेनापति तैनात किए थे। क्या? एक तो जल मार्ग के लिए, दूसरा स्थल मार्ग के लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। और भी 2-3 पॉइंट है जो चलो बता देते हैं आपको। एक, इसने जो है भारत में निकेया नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया? निकेया नगर। क्योंकि भारत पे इसने विजय की थी, तो निकेया का अर्थ क्या होता है? विजय, ठीक है। और इसने एक बुका फैला नगर बसाया। कौन सा बसाया? बुका फैला नगर। ये नगर जो है वास्तविकता में क्या था? ये नगर जो है आपका ये घोड़े के नाम पे था। सिकंदर के घोड़े का नाम था। क्या था? घोड़े के नाम पर यह नगर था। एक इसने सिकंदरपुर या सिकंदर नगर भी बसाया था, ठीक है। पाकिस्तान के आसपास वाले क्षेत्रों में कौन सा नगर बसाया था? सिकंदर नगर। तो ये कुछ चीज़ें और है जो आपको एडिशनल डाटा है या फैक्ट है आपके लिए, तो आप ध्यान में रख सकते हैं। इसको भी ध्यान में रखने तीनों को। निकेया नगर भारत में विजय के उपलक्ष्य में, बुकाफेला नगर घोड़े के नाम पर, और सिकंदर नगर जो है इसने अपने खुद के नाम पे बसाया। इसके साथ जो है अरिस्टोबुलस वगैरह जो है कई सारे विद्वान भी आए थे, तो वो भी आपको क्या होना चाहिए? ध्यान में होना चाहिए। विद्वान पूछे आपसे सिकंदर के साथ, तो जो है एक तो आपका यही कौन? निर्याकर्ष, ठीक है। और कौन था? और अरिस्टोबुलस था, ठीक है। कौन था? अरिस्टोबुलस। और कौन था? और एक था, उसका नाम था आपका जो है आनीसिक्रेटस। क्या नाम था? आनीसिक्रेटस। तो ये थोड़े से एडिशनल फैक्ट है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। एक चीज़ और आपको पूछे कि सिकंदर का गुरु कौन है? सिकंदर का गुरु तो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपने आप में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो प्लीज़ नए लोग जो है वो क्या कर दीजिए? कमेंट कर दीजिएगा
शुक्रिया, शुक्रिया शशांक कुमार जी, आप दिल्ली से मुझे देख रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पैटर्न में तो यूपीएससी के लिए सूटेबल है, और यदि मैं इसमें कुछ और भी डाटा एडिशनल करता रहता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं करता हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ईरानी और जो है यूनानी आक्रमणों का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, तो वो आपके मेंस में भी काम की चीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्या है, ये विद्वान है, ये इसके साथ आने वाले कौन है, विद्वान है। ठीक है, और ये इसके द्वारा बसाए गए क्या है, बसाए गए नगर है, या इधर लिख देते हैं, इधर बसाए गए नगर। ठीक है, आपको पूछे कि समुद्री सीमा का सेनापति नेरियाकस, और जो है व्यापार स्थल मार्ग के व्यापारिक मार्ग का सेनापति सेल्यूकस। ठीक है, जाने के बाद कौन कौन से उत्तराधिकारी थे, तो जो है ऊपर वाला क्षेत्र है उसमें फिलिप है, तक्षशिला वाले क्षेत्र में कौन है, आम्बी है, सप्तसिंधु प्रदेश जो 7 नदियों का क्षेत्र पंजाब वाला, यहाँ कौन है, यहाँ आपका पोरस है, और जो है आपका पिथोन कहाँ था, सिंध वाले क्षेत्र में था। यानी कि आप ये समझिए कि इसको पूरे को सिंध कहते थे, ये इसको कहा गया उत्तरी सिंध, इसको कहा गया दक्षिणी सिंध। ठीक है ना, इस तरह से ध्यान रखना। समझ में आ रहा है, आनंद आ रहा है, क्लास में नहीं आ रहा है बताइएगा फटाफट। और नए लोग जुड़े हुए प्लीज वो लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर भी कीजिए। 15 मिनट का सेशन है, ज़्यादा सेशन भी नहीं रहा है, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। हेलो भाई सचिन यादव, शुक्रिया। अजीत सिंह जी नमस्कार। अब देखो, हमने 2 चीजें पढ़ी अभी, कितनी पढ़ी, 2। एक क्या पढ़ा हमने, ईरानी, या क्या पढ़ा, पारसिक, या क्या पढ़ा, फारसी, या क्या पढ़ा हमने पढ़ा हखामनी वंश, जिसके अंदर हमने 2 शासक पढ़े। क्या पढ़े, 2 शासक। इसमें हमने 2 शासक पढ़े, हखामनी वंश। इसी को या तो आप ये नाम कह दो या वंश कह दो। इस वंश में हमने 2 शासक पढ़े। कितने शासक पढ़े, 2। कौन सा, एक तो साइरस और जो है डेरियस प्रथम। जब ये आक्रमण भारत पे हुए, डेरियस ने तो अपना 20वां प्रांत बनाया भारत में, तो उन आक्रमणों का भारत पे क्या प्रभाव था। ठीक है, इन आक्रमणों का भारत पर प्रभाव, ये क्या है, आक्रमण है, और इन आक्रमणों का जो है भारत पे क्या पड़ा, प्रभाव। उस प्रभाव की बात करेंगे। दूसरा जो है आपका किसका आक्रमण था, दूसरा आक्रमण था यूनानी आक्रमण। यूनानी क्या है, ये भी आक्रमण है, और इनका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव तो यूनानियों का, चलो पहले ये देख लेते हैं इस आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। तो सुनिए, इन आक्रमणों का प्रभाव क्या है। सबसे पहले हमारे यहाँ भी जो है आने वाले या अगले कुछ शासकों ने जो है अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू की। क्या शुरू की, अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू की। ईरान में जो है शासकों के राज्य जो होते थे, स्टेट होते थे, जो प्रांत होते थे, उनको छत्रप कहा जाता था। कालांतर में हम देखेंगे भारत में भी कई सारे शासक आएंगे, वो छत्रप प्रणाली, जैसे शक छत्रप है ना, छहरात वंश है, अपन देखते हैं इधर जो है आपका मथुरा में राजूल वंश, मोयज वंश, ऐसे कई देखेंगे। तो छत्रप प्रणाली की शुरुआत होती है भारत में। किसकी होती है, छत्रप प्रणाली की शुरुआत होती है। ठीक है, हमें भी पता चला कि कई सारे जो है व्यापारिक मार्ग भी है, व्यापारिक मार्गों का पता चला हमें। ठीक है, और क्या था, और जो है 1-2 पॉइंट और इसमें हो सकते हैं। हाँ, और भी कई है। तो हमें जो है सिक्कों का प्रचलन देखते हैं, वहाँ पे हम सिक्कों का प्रचलन, ये भी हमने वहाँ से सीखा। और जो है
पश्चिमोत्तर भारत में जो है भारत में भाषाई प्रभाव देखने को मिलता है। क्या प्रभाव देखने को मिलता है? भाषाई प्रभाव देखने को मिलता है। और जो है एक दो इधर लिख देते हैं, हमें कई सारी लिपियों का भी ज्ञान होता है। लिपि का क्या होता है? ज्ञान। हालांकि हमें ज्ञान तो हमारी लिपि का था, लेकिन वहाँ की लिपियों का, जैसे हम देखते हैं आगे अशोक के काल में अरेमाइक लिपि। कौन सी लिपि? अरेमाइक। उसी से आगे जो है निकलती है, वो निकलती है खरोष्टी लिपि, है ना। अरेमाइक के आधार बना तो खरोष्टी लिपि। तो इन सारी चीज़ों का प्रभाव हमें कहाँ से देखने को मिलता है? हमें इन ईरानी या पारसिक जो है आक्रमणों से। यूनान के आक्रमणों से क्या प्रभाव था? तो यूनानियों से हमें जो है सबसे पहली चीज़ तो ये सीखने को मिली यूनानियों से, वो ये था कि जो है भारत में जो है आप देखते हैं ज्योतिष विधा। किसकी जानकारी मिली? ज्योतिष विधा की। और क्या मिली? और जो है हमें जानकारी मिलती है, और जानकारी क्या है? और जानकारी हमें मिलती है, वो मिली है सप्ताह के 7 दिनों की। ठीक है। और क्या मिलती है? और हमें जानकारी मिलती है, देखो ज्योतिष का तो इतना था कि आप यदि गार्गी संहिता पढ़ते तो उसमें लिखा हुआ है कि ज्योतिष के क्षेत्र में हम लोग जो है यूनानियों के ऋणी हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलिए, सप्ताह के 7 दिन। और क्या है? हमें भी यहाँ जो है कई सारे व्यापारिक जो है मार्गों की जानकारी मिली कि भाई हम यूनान तक पहुँच सकते हैं। मार्गों की जानकारी। ठीक है। हमारे यहाँ जो है स्थापत्य कला में गांधार मूर्ति कला का जो है उद्भव होता है इस काल में। हालांकि चरम उत्कर्ष में देखने को मिलता है गांधार, मथुरा शैली का, वो तो कनिष्क के काल में देखने को मिलेगा, आगे परवर्ती काल में, लेकिन यहाँ से उद्भव हो जाता है गांधार शैली का। क्या हो जाएगा? उद्भव। और क्या है? और एक दो पॉइंट है तो अपन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता देते हैं, तो आपके काम की चीज़ें हैं। यदि हमारी वजह से आपको एक भी चीज़ आपके काम की आती है और आप सीखते हैं कुछ, हाँ, और तो बस ठीक है। नगरीय स्थापना को बढ़ावा मिला क्योंकि कई सारे नगर बसाए इसने। और जो है उलूक शैली के सिक्के मिलते हैं इनके। कौन सी शैली? उलूक शैली के सिक्के। तो ये सारे प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे, वो यूनानियों में मिलेंगे, और ये प्रभाव यहाँ पड़े ये आपके सामने, ये किस में है? ये ईरानियों में। तो जो है इस तरह से आपको ये लेक्चर तैयार करना है। प्लीज़ नए लोग जो भी हैं लाइक कर दीजिएगा सेशन को, और अधिक से अधिक आप शेयर करना ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें। हमारी मेहनत जो है वो रंग लाएं, आप तक हमारी पहुँच हो सकें, और आप लोगों को इसी जज्बे के साथ में और भी लेक्चर ले सकूँ आप लोगों के लिए। तो इतना ध्यान रखना। तो फिलहाल आपको ध्यान क्या रखना प्रभाव में? ईरानी, पारसिक, यूनानी या हखामनी वंश के आक्रमण जो भारत में हुए उनके प्रभाव क्या थे? अभिलेख लिखने की परंपरा विकसित हुई हमारे यहाँ। हम आगे जाके अशोक के काल में देखेंगे। छत्र प्रणाली होती है शकों वकों के काल में, हम ये भी देखते हैं। व्यापारिक मार्गों का भी क्या पता हमें चलता है। सिक्कों का प्रचलन भारत में होना शुरू हो जाता है। पश्चिमोत्तर भारत में तो भाषाई प्रभाव देखने को मिलता है, और नई लिपियों से भी हमें जो है क्या है, नई लिपियों का ज्ञान होता है, जिसमें हम अरेमाइक कहते हैं, और उसके जो है परवर्ती काल में खरोष्टी लिपि कहते हैं। और यूनानी आक्रमण की बात करेंगे तो यूनानी जो है ज्योतिष विद्या से सीखे हम, सप्ताह के 7 दिन भी इनसे सीखे। व्यापारिक मार्गों की जानकारी मिलती है। गांधार शैली का उद्भव हो जाता है इस समय तक, और नगरों की स्थापना होती है। नगरीयकरण को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। और उलूक शैली के हमें क्या देखने को मिलते हैं? सिक्के। नगरीय शैली जो है 3 नगर मैंने आपको बता दिए थे पहले ही इसके, तो वो 3 नगरीय एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। ठीक है, निकया नगर, बुकाफिला नगर और आपका सिकंदर नगर। तो इस तरह से ये होता है। और अब जो है मुझे इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया मालम सिंह जी, शुक्रिया। तो जो है अब मुझे आप इजाज़त दीजिएगा। अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर इसी वक्त पे, यानी ठीक 5 बजे कल इसी स्टूडियो में। तो आप फिर इंतज़ार कीजिएगा, अपन मिलते हैं। मुखातिब होऊंगा कल आप लोगों से। शुक्रिया आज के लिए।